देखिए चैप्टर 4 ये स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग हजार्ड्स प्रोसेसेस, ठीक है। ये चैप्टर जो है बाद में जोड़ा गया इन द ईयर 1986। ये 1984 में भोपाल गैस इंसिडेंट हुआ। 1984 में भोपाल गैस इंसिडेंट हुआ। भोपाल गैस इंसिडेंट के बाद यह कहा गया कि अगर फैक्ट्रीज एक्ट का सेफ्टी का प्रोविज़न चैप्टर 4 में है, तो अगर फैक्ट्रीज एक्ट का चैप्टर 4 ठीक रहता, बेहतर रहता, तो भोपाल गैस इंसिडेंट नहीं होता। यानी देयर इज नेसेसिटी टू अमेंड द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो 1986 में 1986 में यह फैक्ट्रीज एक्ट को अमेंड किया गया। यह फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अमेंड हुआ और अमेंड करने के बाद ये चैप्टर 4A इंक्लूड किया गया अलॉन्ग विथ 2 शेड्यूल्स। पहले इसमें एक अनुसूची था और बाद में 86 में 2 और अनुसूची जोड़ा गया, और साथ में चैप्टर 4 जो था सेफ्टी था, उसके बगल में चैप्टर 4A जोड़ा गया और उसका नाम रखा गया स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग हजार्डस प्रोसेसेस। समझे। अब इसमें मुख्य प्रावधान क्या क्या है ये हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला प्रावधान है जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, वो है Constitution of Site Appraisal Committee। साइट अप्रेजल कमेटी कार्यस्थल मूल्यांकन समिति का गठन। साइट मतलब प्लेस ऑफ वर्क, अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन मूल्यांकन, कमेटी मतलब समिति, कार्यस्थल मूल्यांकन समिति का गठन। तो कहता है यहाँ कि वैसे कारखाना जिसमें या उसके एनी पार्ट ऑफ द फैक्ट्री, यानी कारखाना, हर कारखाना के हर जगह या उसके किसी पार्ट में, किसी सेक्शन में, डिवीज़न में अगर हजार्डस प्रोसेसेस हो रहे हैं तो वहाँ साइट अप्रेजल कमेटी का गठन होगा। समझे। यानी द साइट अप्रेजल कमेटी शैल बी कंस्टिट्यूटेड इन दोज फैक्ट्रीज इन विच हजार्डस प्रोसेसेस आर कैरिड ऑन आइदर इन एनी सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री और फैक्ट्री एज ए होल। यानी हर जगह। तो आप देखिएगा पेट्रोलियम इंडस्ट्री होता है, उसका रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट तक सब हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री है। केमिकल इंडस्ट्री वह हजार्डस प्रोसेसेस माने जाते हैं, और बहुत से ऐसे फैक्ट्री है जिसके सेक्शन में हजार्डस प्रोसेस होता है। जैसे एयर कंडीशनर हम बना रहे हैं, तो पूरा एयर कंडीशनर जहाँ बना रहे हैं उतना हजार्डस नहीं है, लेकिन उसका जो गैस फिलिंग हम करते हैं, जो उस एयर कंडीशनर में गैस फिल करते हैं, वो गैस का डिवीज़न बहुत हाईली हजार्डस होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो लीक करता है तो आदमी मर भी जाता है जी। तो या वो सेक्शन हो या पूरे कारखाना एज ए होल हो। दूसरी चीज़ एक यहाँ कहता है कि मानिए कि एक लोकेलिटी है, इस लोकेलिटी में 4 फैक्ट्रीज हैं, 4 फैक्ट्रीज हैं, सिमिलर नेचर के हों। मानिए 4 केमिकल का फैक्ट्री, एम्प्लॉयर 4 हो सकते हैं। वो ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर 2 एम्प्लॉयर को चारों कारखाना हो, जो भी हो, वट एवर इट में भी, जो भी हो, उससे मतलब नहीं है। अगर ये चारों का कंसेंट हो जाए तो वहाँ 4 साइट अप्रेजल कमेटी की जगह पर एक ही साइट अप्रेजल कमेटी कंस्टिट्यूट हो जाएगा। नहीं समझे। चारों फैक्ट्री में 4 नहीं बनेगा, 4 की जगह पर एक ही बनेगा, क्योंकि वह एक ही स्पेसिफिक एरिया में सिचुएटेड है। यानी इट मे बी कंस्टिट्यूटेड फॉर मोर देन 1 फैक्ट्री सिचुएटेड इन एनी स्पेसिफिक एरिया। समझे। एक से ज़्यादा कारखाना के लिए भी एक ही यह गठित हो सकता है। समझे। ये कंपल्सन नहीं है कि जितना कारखाना उतना ही। एक ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज के लिए भी एक ही साइट अप्रेजल कमेटी गठित होगा।
उसके बाद कहता है कि कोई भी कमेटी आप गठित कर रहे हैं तो उसका चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन होगा, अध्यक्ष होगा। तो इस साइट अप्रेजल कमेटी का चेयरमैन होगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, इसका चेयरमैन होगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, मुख्य कारखाना निरीक्षक, समझे, मुख्य कारखाना निरीक्षक इसका अध्यक्ष। अब ये अपने से भी सोच सकते हैं कि जब भोपाल गैस इंसिडेंट हुआ तो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट थे जो अफेक्टेड हुए, जो उस दुर्घटना के कारण प्रभावित हुए, यानी वो डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी था। तो सबसे पहला जो प्रभावित हुआ वो हुआ हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि वो जो है एक तरह का नया जनरेशन को डिजीज दे दिया, स्प्रेड हुआ, समझे। दूसरा इन्वायरमेंट, नहीं, इन्वायरमेंट पर्यावरण, पर्यावरण विभाग या पॉल्यूशन, नहीं, पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, नगरीय विकास विभाग हुआ कि नहीं, ये भी हुआ। सेफ्टी डिपार्टमेंट हुआ कि नहीं, बोलिए, हुआ, समझे। तो ये विभाग के जो रिप्रेजेंटेटिव रखा जाएगा एज ए मेंबर, समझे, इन सब विभाग के पर्यावरण, प्रदूषण, नगर विकास, सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इसके प्रतिनिधि को इसमें सदस्य रखा जाएगा। और इतना ज़्यादा इसमें पावर वेस्ट किया गया, कहा गया कि इसका जो डिसीजन होगा, जो ऑर्डर होगा या आदेश होगा, उस आदेश पर आप अपील में मत जाइए, पहले उस आदेश को फॉलो अप कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर या डिसीजन मेड बाय द साइट अप्रेजल कमिटी शैल बी इम्प्लीमेंटेड एंड देन आफ्टर द एम्प्लॉयर मे अपील अगेंस्ट द डिसीजन। पहले आप उसको लागू कर लीजिए और तब अपील में जाइए, इसको इतना पावर दिया गया। कहा कि अगर अभी कहे क्या क्विक कारखाना के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बंद कीजिए इस डिसीजन का, तुरंत आपको बंद करना होगा। तो इतना उसको पावर वेस्ट किया गया। तो ये आपका प्रावधान है साइट अप्रेजल। दूसरा प्रावधान है कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्युपायर, कर सकते हैं बाय द ऑक्युपायर, कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्युपायर। अब देखिएगा, दो टर्म तो ऑलरेडी जानते हैं, एम्प्लॉयर जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हो, जिसने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया हो, जो ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने की जोखिम स्वीकार किया हो, जिसने पूंजी इन्वेस्ट किया हो, तो एम्प्लॉयर हो गया। मैनेजमेंट, मैनेजर, उसमें जनरल मैनेजर कहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर कहिए, मैनेजर कहिए, चीफ मैनेजर कहिए, जो भी कहिए, तो वो इन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर एज एम्प्लॉयर फंक्शन करता है, ठीक है। और एक टर्म हम नया आ गया ऑक्युपायर। ऑक्युपायर का मतलब होता है कि फॉर टाइम बिंग, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने के लिए जो ऑथराइज्ड है, दैट पर्सन विल बी ऑक्युपायर, वो पर्सन ऑक्युपायर होता है। अब यहाँ देखिएगा कि बहुत बार क्या होता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, हमने पूंजी इन्वेस्ट किया और हमने क्या किया, दूसरे को लीज पर दे दिया, पट्टा पर दे दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन मेरा है, हम उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयर हैं, लेकिन जैसे लीज पर दे दिए, वो एम्प्लॉयर तो नहीं है लेकिन ऑक्युपायर हो गया, यानी एज ए एम्प्लॉयर हो गया। अब उसने क्या किया, ये अपने नहीं रह करके एक मैनेजर को दे दिया। अब ऑक्युपायर कौन हो गया, मैनेजर हो गया। यानी जो उस समय जिसका मालिकाना शक्ति चले, यानी आदेश दे सकता हो, किसी भी तरह का चेंज लाने का कर सकता हो, ऑर्डर दे सकता हो, तो वो ऑक्युपायर होता है। तो यहाँ सीधे बांध दिया, एम्प्लॉयर नहीं कहा, मैनेजर नहीं कहा, सीधे कह दिया किसको, ऑक्युपायर को, कि फॉर टाइम बिंग जो उस ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू कर रहा है,
वो उसका ऑक्युपायर होगा। ठीक है, जैसे मानिए क्लासरूम में हम बैठते हैं, तो क्लासरूम कोचिंग का है या कहीं का है, तो क्लासरूम किसी का है, ठीक, भाड़ा पर दूसरा ले लिया, लेकिन उस क्लासरूम में जो स्टूडेंट और टीचर जो अभी प्रेजेंट हैं वो उस समय क्या हैं, उसके ऑक्युपायर हैं। समझे, जो टीचर और स्टूडेंट जो प्रेजेंट होते हैं उसको ऑक्युपायर हो जाते हैं। तो यहाँ ऑक्युपायर को कहा कि जो आप उस संस्था को चलाने के लिए जो ऑथराइज है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो उस समय ऑक्युपायर माना जाएगा। कहता है कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्युपायर। जैसे भोपाल गैस इंसिडेंट नहीं हुआ रहता तो आम जनता को नहीं मालूम होता कि भोपाल गैस यूनियन कार्बाइड की कंपनी में इतने खतरनाक जो है गैस को माने फ्यूम को फॉर्म कर रहे हैं, कीटनाशक बनाने के लिए या अदर मेडिसिन बनाने के लिए हम इतने हज़ार्डस प्रोसेसेस कर रहे हैं। समझे, वे मालूम किसी को नहीं होता। तो कहा कि अब कानून लागू हो गया। अगर आपके कारखाना में या उसके किसी भाग में हजार्डस प्रोसेस हो रहे हैं तो इस हजार्डस प्रोसेसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप क्या कीजिए, डिस्क्लोज कर दीजिए। हजार्डस प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सार्वजनिक कर दीजिए, डिस्क्लोज कर दीजिए। छुपा के नहीं रखिए। और ये डिस्क्लोज कीजिएगा तो इसके किसको किसको जानकारी होना चाहिए, तो पहले तो जानकारी किसको होना चाहिए, वर्कर को। ये जानकारी किसको मिलना चाहिए, वर्कर को। उसके बाद सेफ्टी के एम्प्लॉय को, सेफ्टी स्टाफ, ताकि वो भी कॉन्शियस रहे कि इतना खतरनाक है। समझे, सेफ्टी स्टाफ को होना चाहिए। उसके बाद लोकल अथॉरिटी को होना चाहिए। लोकल अथॉरिटी को अगर हो गया तो अथॉरिटी आम जनता तक पहुंचा देगा। नहीं, लोकल अथॉरिटी को होना चाहिए। और साथ में अदर एम्प्लॉइज, अदर एम्प्लॉइज मैंने मैनेजर वगैरह सबको, स्वीपर वगैरह सबको जानकारी होना चाहिए। अदर जो भी एम्प्लॉइज हैं या अथॉरिटी जो हैं, अदर एम्प्लॉइज कह दिए, उसमें मैनेजमेंट से लेकर के स्वीपर तक सब आ गया। ये सब को जानकारी होना चाहिए ताकि कहीं से भी लीकेज अगर दिखाई दे तो जो जिसको फर्स्ट टाइम दिखाई दे वो हंगामा शुरू कर दे कि उसको रोका जा सके। तो यही है सिर्फ कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्युपायर। ये ऑक्युपायर को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आपके कारखाना में या उसके किसी भाग में हजार्डस प्रोसेस हो रहे हैं, खतरनाक प्रक्रिया हो रही है, तो इसकी सूचना सार्वजनिक कर दीजिए ताकि वर्कर, लोकल अथॉरिटी, सेफ्टी स्टाफ, अदर एम्प्लॉइज सबको जानकारी मिल जाए कि यहाँ एक तरह की खतरनाक प्रक्रिया संपन्न की जाती है। इससे क्या होगा कि दुर्घटना को प्रिवेंट करने में आसानी होगा और दुर्घटना को रोकने में आसानी होगी, माने रोकथाम हो सकता है। और अगर दुर्घटना हो गई तो तुरंत उसके लिए हम सेफ्टी मेजर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों स्टेप इस पर हो सकता है। उसके बाद कहता है, अगला प्रावधान कहता है इमरजेंसी स्टैंडर्ड की बात करता है, आपातकालीन स्तर, इमरजेंसी स्टैंडर्ड की बात करता है। इमरजेंसी स्टैंडर्ड, जैसे टू व्हीलर अगर रखे हैं, मोटरसाइकिल रखे हैं, तो मोटरसाइकिल का जो स्पीडोमीटर होता है, जिस पर स्पीड का आपका कांटा चलता है, उस स्पीड के कांटा को एक बार देखिएगा, उस पर भी इमरजेंसी स्टैंडर्ड है। आप देखिएगा कि एक ऐसे गोल कांटा जो होता है, यहाँ मानिए 0 है, कुछ दूर ग्रीन कलर का रहेगा, उसके बाद कुछ दूर येलो कलर का रहेगा और कुछ दूर रेड कलर का रहेगा।
यानी कि अगर आपका स्पीड ग्रीन जोन में है, यू आर 100% सेफ। जैसे येलो जोन में काटा गया, मतलब कि आप 50-50 में रखिएगा। अगर एक कैजुअलिटी होती है, एक्सीडेंट होता है, तो इंजरी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। और रेड जोन में गया तो हाथ पैर मुंह हाथ तक झरिए जाएगा, उसकी गारंटी है। उस समय एक्सीडेंट होती है कोई, तो सीवियर आपका इम्पैक्ट हो सकता है। और जब ग्रीन जोन में आपका स्पीड का मीटर रहेगा तो उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं होती। इसी तरह आप सुने होइएगा, अब फ्लड का सीजन आ रहा है, फ्लड का सीजन आ रहा है ना, सुनिएगा, गंगा का जलस्तर पटना में खतरे के निशान से 160 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। तो क्या पटना में बाढ़ आ गई? नहीं। वो क्या करता है, बैंक ऑफ द रिवर, नदी के बैंक पर एक मीटर लगा हुआ रहता है, और एक मानिए कि ये रेड हो गया, यहाँ से रेड जोन ऊपर शुरू हो जाएगा। अब इसके ऊपर जितना जाइएगा वो सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। यानी कि अगर यही वाटर लेवल इसके नीचे रहे, एकदम सेफ जोन है। लेकिन वो जो जोन से जैसे ऊपर जाइएगा तो वैसे वैसे वैसे, यानी कि इस जो लेवल बनाए हैं स्टैंडर्ड, इमरजेंसी स्टैंडर्ड बनाए हैं, उससे वो 160 सेंटीमीटर ऊपर लेवल है। यानी बी केयरफुल, कभी भी एक इंजरी एक्सीडेंट हो सकती है, कभी भी फ्लड आ सकता है, बाढ़ आ सकता है। इस पर हमको प्रिकॉशन लेना है, समझे। तो उसी तरह से कोई भी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में पाइप है लगा हुआ है, पाइप में हम गैस का फ्लो कराते हैं। तो गैस, कितना गैस हम फ्लो कराएं ताकि पाइप जो है फटे नहीं, तो ये डिपेंड करता है कि पाइप का थिकनेस क्या है, पाइप का मेटल क्या है, पाइप का लाइफ कितना है। अगर पाइप बहुत पुराना हो, 40 साल पुराना हो, पाइप का थिकनेस बहुत, उसके मैंने लेयर का थिकनेस बहुत कम हो, तो वहाँ अगर ज़्यादा आप गैस फ्लो करा दीजिएगा, वो पाइप फट सकता है। उसी तरह चैम्बर के स्टोरिंग कैपेसिटी होगा, वो भी चैम्बर के थिकनेस, चैम्बर के मटेरियल, चैम्बर के लाइफ, सब पर निर्भर करेगा। उससे ज़्यादा गैस स्टोर कीजिएगा, चैम्बर फट सकता है। कोई मशीन है, मशीन का भी स्पीड होता है अपर लिमिट, उससे ज़्यादा जब मशीन स्पीड चलाते हैं तो मशीन जो है वाइब्रेट करने लगता है, समझे, बबलिंग करने लगता है मशीन में। तो हर जगह स्टैंडर्ड, जैसे मानिए कि हम छत पर हैं, तो ये जो फ्लोर होता है, तो फ्लोर पर भी ऊपर लोड का कैपेसिटी होता है। अगर कोई फर्स्ट फ्लोर का रूम है, आप फर्स्ट फ्लोर के रूम में टोटल आयरन का ब्लॉक रख दीजिए, हो सकता है छत क्या हो, धंस जाए। पूरा रूम में अगर आयरन का ब्लॉक को हम सजा दें तो कितना कुंटल हो सकता है, 1000 कुंटल हो सकता है। जब हजारों कुंटल जब रूम में देगा तो छत लोड नहीं हो सकता है कि नहीं हटे, छत धंस जाए। तो ये इसका भी इमरजेंसी स्टैंडर्ड है। तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं, सब जगह क्या फिक्स किया जाएगा, इमरजेंसी स्टैंडर्ड फिक्स किया जाएगा। और इस इमरजेंसी स्टैंडर्ड के अबव आप नहीं जा सकते, उसके बिलो रह सकते हैं, समझे। जो स्टैंडर्ड, जैसे स्पीड फिक्स किए हैं 100 किलोमीटर पर आवर, समझे, यानी कि नॉट अबव द 100 किलोमीटर पर आवर। आप 100 किलोमीटर पर आवर के ऊपर नहीं जा सकते हैं, आप बिलो जा सकते हैं। आप 99 पर स्पीड चलाइए, मैक्सिमम 100 पर चलाइए, 100 क्रॉस नहीं कीजिए, 100 से आप बिलो रहिए, समझे। ये भी क्या है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, समझे। इमरजेंसी स्टैंडर्ड भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट टू यूज ऑफ केमिकल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, रासायनिक या जहरीला पदार्थ के, रासायनिक या जहरीला पदार्थ के प्रयोग का अधिकतम अनुमतिप्रद सीमा, अधिकतम अनुमतिप्रद सीमा। रासायनिक या जहरीला पदार्थ के प्रयोग का अधिकतम अनुमतिप्रद सीमा, ठीक है। जैसे आपका ये पाइप मानिए है, और इसमें केमिकल सब्सटेंस का फ्लो हो रहा है, केमिकल। तो आप जानते हैं कि एसिड एक डाइल्यूट होता है, एक कॉन्क होता है।
तो किस एसिड का लेयर पर ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है? कॉन्क का। तो जो कॉन्क एसिड अगर इसे फ्लो कराइएगा उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ज़्यादा, समझे। अगर इसको डाइल्यूट एसिड अगर कराइएगा फ्लो तो इसका मिनिमम इम्पैक्ट होगा उसके लेयर पर। तो यही चीज़ है कि आप जो केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, रासायनिक या जहरीला पदार्थ यूज कर रहे हैं, उसका एक अपर लिमिट फिक्स किया जाएगा कि नॉट मोर देन दैट क्वांटिटी, कि इतना क्वांटिटी से अधिक आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये डेली भी 24 आवर्स के लिए फिक्स हो सकता है, समझे। तो ज़्यादातर डेली फिक्स कर देता है क्योंकि मंथ का नंबर ऑफ डेज क्या होता है, वैरी कर जाता है। तो या तो पर डे फिक्स कर देता है, नहीं तो पर आवर फिक्स कर देता है। या पर डे इतना यूज कर सकते हैं या पर आवर इतना यूज कर सकते हैं, इसलिए कि मंथ में नंबर ऑफ डेज वैरी करता है तो ये फिक्स कर देगा। और ये भी किस आधार पर, बेसिस पर फिक्स किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्वालिटी क्या है। और ये दोनों के लिए इमरजेंसी स्टैंडर्ड और ये टॉक्सिक और केमिकल सब्सटेंस के यूज़ दोनों के लिए शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 मेंशन किया गया है, यानी उसको फॉलो अप करते हुए। और ये बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर का जो डिक्शन होता है, समझे, वो उस हिसाब से क्लियरफाई कर देते हैं। तो ये आपका ये है। इसके बाद जो लास्ट एक और इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, सुरक्षा प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। अब यहाँ देखिएगा, ये मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट में कौन रहा है? मैनेजर लोग हैं, मैनेजमेंट में मैनेजर लोग हैं, बैठा हुआ है। और इसमें किसकी भागीदारी है? वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव का, यानी कि ये मैनेजमेंट के साथ कौन बैठेगा? वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा। लेकिन मुद्दा क्या होना चाहिए? सेफ्टी का। यानी कि अगर सब्जेक्ट मैटर सेफ्टी से रिलेटेड है, इफ द सब्जेक्ट मैटर इज रिलेटेड टू द सेफ्टी, समझे, तो वहाँ मैनेजमेंट जो है सिंगल डिसीजन नहीं ले सकता है, समझे। ये बाईपार्टाइट डिसीजन होगा। बाईपार्टाइट मतलब एक तरफ मैनेजमेंट बैठेगा और साथ में कौन बैठेगा? वर्कर। तो एक पार्टी मैनेजमेंट हो गया, दूसरा पार्टी वर्कर हो गया, और ये दोनों मिल करके और ज्वाइंट डिसीजन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस, आम सहमति से, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। वोटिंग के आधार पर नहीं लेंगे, आम सहमति से लेंगे। अब इस तरह की व्यवस्था क्यों की गई? इसलिए कि कौन चैम्बर लीक करने की संभावना है, कौन मशीन जो है एक्सीडेंट करने की पॉसिबिलिटी है, समझे, कहाँ जो है शॉर्ट सर्किट बिजली से करने की संभावना है, कौन रूफ जो है धंसने की संभावना है, ये सबसे अच्छा जानता है वर्कर, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्क पर वर्कर रहता है, समझे। कौन पाइप सड़ गया है, उससे इंजरी हो सकती है, हैजार्ड्स हो सकता है, ये सब की जानकारी सबसे बेहतर आती है वर्कर को। इसलिए ये प्रावधान ला के डाल दिया गया कि वर्कर प्लेस ऑफ वर्क पर अवेलेबल रहता है। ही नोज वेरी वेल अबाउट डिफरेंट कैजुअलिटी या टेंटेटिव कैजुअलिटी, जो संभावित माने आकस्मिकता है उसके बारे में वो जानता है। तो इसलिए अगर यह व्यवस्था कर दिया जाएगा तो ये प्लेटफॉर्म पर, मानिए कि एक्स सब्जेक्ट मैटर पर डिसीजन के लिए बुलाया गया, और जब वहाँ पहुँचा तो वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव कहा कि वाई और जेड पर भी डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी कैजुअलिटी की संभावना है, वहाँ भी हज़ार्ड्स एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी है, तो साथ साथ सब ले लिया जाएगा। और यहाँ जो है वन साइडेड मैनेजमेंट डिसीजन नहीं लेगा, समझे, विदाउट द कंसेंट ऑफ द वर्कर।
वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव। तो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव और मैनेजमेंट वह ज्वाइंट डिसीजन लेंगे, और ज्वाइंट डिसीजन भी लेंगे किस बेसिस पर? कंसेंसस, आम सहमति से, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। वोटिंग के द्वारा वो डिसीजन नहीं लेंगे। देखिए चैप्टर 5 वेलफेयर। अब ये वेलफेयर दो तरह का होता है, एक स्टैट्यूटरी, दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी बताएं कि जो इसमें आएगा वो सब स्टैट्यूटरी कहा जाएगा। इसके अलावा अगर कारखाना में जो भी कल्याण सुविधा दी जाती है वो सब नॉन स्टैट्यूटरी के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है, कौन कौन सा फैसिलिटी देना है? तो पहला है वॉशिंग फैसिलिटी। वॉशिंग फैसिलिटी, स्नान की सुविधा, समझे? अब वॉशिंग स्नान की सुविधा कौन अवेल करेगा? तो जो काम करने के बाद जिसके शरीर और कपड़ा गंदा हो जाते हों, तो ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्री में जाइए, फर्टिलाइज़र में जाइए, सब में शरीर कपड़ा गंदा हो जाता है, तो उसको स्नान की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, और ये सुविधा मेल और फीमेल के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। मेल एंड फीमेल के लिए सेपरेट होगा। इसके बाद एक और चीज जान लीजिए, एक टर्म आता है लॉकर एंड शावर। लॉकर एंड शावर बात। लॉकर मतलब बंद रूम, और शावर माने झरना, यानी झरना युक्त बंद रूम। एक रूम होना चाहिए जिसमें झरना लगा। झरना से क्या होता है कि आदमी को स्नान करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और क्विक स्नान करने में हमारी पॉसिबिलिटी रहती है कि जल्दी तुरंत स्नान कर लेंगे। और लॉकर माने बंद रूम, इसलिए कि महिला भी तो है, तो उसको तो बंद रूम चाहिए। ठीक है, तो ये लॉकर एंड शावर बाथ के रूप में देखा, समझे? जहाँ भी ज़रूरत होगा कारखाना में वहाँ इस तरह की व्यवस्था एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाएगा। अब इसी से रिलेटेड दूसरा प्रावधान है, समझे? इसी से रिलेटेड दूसरा प्रोविजन है, वो क्या है? दूसरा प्रावधान है स्टोरिंग एंड ड्राइंग द क्लॉथ्स। इसकी फैसिलिटी देना है, यानी फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग द क्लॉथ्स, कपड़ा रखने और सुखाने की सुविधा। तो जो स्नान करेगा, यानी कि दोज वर्कर्स हु आर अवेलिंग द वाशिंग फैसिलिटी, तो उसके पास एक सूखा कपड़ा होगा जो कि स्नान के बाद पहने, और एक भींगा कपड़ा होगा जिसको सुखाने की ज़रूरत होगी। तो जो भी वाशिंग फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं उनको फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग द क्लॉथ्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर हम जाएं कि प्रैक्टिकली होता क्या है। तो मानिए कि विंटर सीजन हो, समर सीजन में तो कंफर्टेबल होता है, बट लेट इट कि विंटर सीजन और उसका जो है इवनिंग शिफ्ट है। इवनिंग शिफ्ट नॉर्मली 2 बजे से शुरू होता है, 10 बजे रात में ख़त्म होता है। नाइट शिफ्ट 10 बजे से, जनरली 10 बजे से शुरू होता है, 6 बजे सुबह ख़त्म होता है, और 6 बजे से 2 बजे तक चलता है मॉर्निंग शिफ्ट। तो मानिए कि उसका इवनिंग शिफ्ट हो, तो इवनिंग शिफ्ट है तो 10 बजे रात में अब स्नान करेगा, 11 बज जाएगा, कपड़ा उस समय कहाँ सूखेगा, नहीं समझे? तो
नॉर्मली प्रैक्टिकल क्या एस्पेक्ट है ये जान लीजिए। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि जितने भी ये फैसिलिटी लेने वाले हैं उनको ड्रॉवर दे देता है। ड्रॉवर एक खींचने वाला है, यहाँ लॉक करने वाला ताला है, इस तरह का ड्रॉवर उनको दे देता है। और जिनका ये शरीर या कपड़ा गंदा होता है वो क्या करते हैं, एक वर्क करने के लिए कपड़ा रखते हैं और वर्क करने का कपड़ा जो है इसी ड्रॉवर में रखते हैं। जाते हैं अपना शर्ट पैंट पहन के, एक क्या करेंगे, हटाएंगे और उस ड्रॉवर को खोलेंगे, एक कपड़ा जो है पॉलिथीन में रख के ड्रॉवर में रख देंगे और ड्रॉवर में जो वर्किंग क्लॉथ है जो इस पर काम वो करेंगे वो कपड़ा पहन लेंगे। अब जितना गंदा होना है हो, फिर से काम ख़त्म, शिफ्ट ख़त्म, आएंगे झाड़ करके पॉलिथीन में एक रख देंगे और थोड़ा सा चेहरा वरा केवल पोंछ लेते, बस। कोई स्नान वस्नान नहीं करता। तो जाड़ा के रात में 10 बजे रात में कौन स्नान करेगा, अगला दिन स्नान करने वाला नहीं रहेगा, समझे। तो ये प्रैक्टिकल ऐसे होता है। थ्योरी में जो कहता है वो कहता है, समझे। गर्म पानी से भी अगर 10 बजे रात में ठंडा में कोई कह के स्नान कर लीजिए और उसके बाद 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के चले जाइए तो सारा गर्म पानी निकल जाएगा रास्ता में। तो स्नान वस्नान कोई नहीं करता है, ये थ्योरी में केवल है। प्रैक्टिकल में क्या करता है, उसी ड्रॉवर का वो स्नान हो गया, समझे। वर्किंग क्लॉथ को खोल के ड्रॉवर में रख देता है, अपना घर वाला कपड़ा पहन के चला गया। मानिए कि वर्किंग क्लॉथ 2 दिन 3 दिन में गंदा होता है, वो एक सेट रखता है, 2 पेयर रखता है, समझे। अगला ये घर लेके चला जाएगा, अगला दिन फिर से अपना जो वर्किंग क्लॉथ है लेते आएगा और जो कपड़ा पहन के आया है वो कपड़ा निकाल के रख देता है, समझे। जिसका शरीर कपड़ा गंदा नहीं होता हो उसको तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा मोड़ा अगर है तो झाड़ ओढ़ के अपना चल देता है। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, समझे, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। फैसिलिटी फॉर सीटिंग, बैठने की सुविधा, समझे। तो नेचर ऑफ वर्क डिफर करता है। तो बहुत ऐसा नेचर ऑफ वर्क है जो हमको काम स्टार्ट कर देते हैं और केवल मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है। जैसे काम स्टार्ट कर दिया, हमको केवल वहाँ बैठ खड़ा होकर के मॉनिटर करना है कि काम स्मूथ हो रहा है कि नहीं। जहाँ कुछ उसमें हिंड्रेंस आया, डिस्टर्बेंस आया, उसको फिर से हम वहाँ ज़रूरत पड़ेगा, हमको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके फिर से रीस्टार्ट कर देंगे। जैसे प्रिंटिंग प्रेस आप देखे होइएगा, प्रिंटिंग प्रेस आप आ गया, ऑटोमेटिक कागज़ खींचता है, प्रिंट करके बाहर निकाल देता है। मानिए कागज़ खींचा, प्रिंट किया, अब बाहर निकालने के समय फंस गया, तब उसको ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अपने से स्मूथ कागज़ खींच रहा है, प्रिंट कर रहा है, उधर निकाल रहा है, अपने आप अरेंज भी हो जाता है, समझे। तो अनटिल और अनलेस कि कागज़ नहीं फंसे तो उसको कोई काम ही नहीं है, ऑपरेटर को केवल मॉनिटर करना है। तो वो मॉनिटरिंग का अब है कि खड़ा होकर मॉनिटर करेगा तो फैटिग हो सकता है, समझे, फैटिग थक सकता है, समझे। इसी तरह से जब इंडस्ट्री में जाइएगा और जब स्टील का प्लेट बनता है, आप चदरा देखे होइएगा जिससे बक्सा वगैरह बनता है, तो क्या रहता है, रोल में रहता है। चदरा इस तरह से रोल रहता है। ये चदरा है, मानिए कि ये उसका डायमीटर इतना चौड़ा प्लेट है, समझे, और इसी तरह से लपटा हुआ है। अब इसके ऊपर जिंक निकल का कुछ का लेयर हमको चढ़ाना है, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं हम लोग। ये लेयर चढ़ाना होता है ना, तो क्या किया जाता है कि इसको पूरा कट जाएगा, इसको हम ऐसे बनाते हैं।
मानिए हमको जिंक का लेयर चढ़ाना है या निकल का लेयर चढ़ाना है, समझे। तो इसमें क्या है कि निकल रख दिए हैं और इसमें जो है कोक डाला जाता है। कोक मतलब 100% कार्बन, समझे। और उसको पूरा प्रेस करके और उसको सॉलिड फॉर्म में दे दिया जाता है। जैसे डालेंगे वो सॉलिड रहेगा तो वेटेड हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा और यहाँ आकर के वो जलना शुरू कर देगा। ऐसे जलना शुरू कर देगा, ये लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में नहीं आएगा, नहीं तो जैसे इसका टेम्परेचर कम कर दीजिए सॉलिड बन जाएगा। दूसरी तरफ ये देखिएगा कि ये 50-60 फीट ऊपर जाता है, ये 60 फीट इसका हाइट है। यहाँ से फिर से आएगा लिक्विड में और लिक्विड में से फिर से निकलेगा, फिर से जाएगा। ये है रोलर, चक्का, व्हील रहता है, व्हील रहता है, ठीक है। अब क्या है कि अगर तेज़ी में यहाँ से निकला और तेज़ी में स्पीड कर दीजिए तो व्हील क्या करेगा, लेयर को उखाड़ देगा। तो यहाँ से और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ 100% ड्राई हो जाना चाहिए। अगर 100% सूखता नहीं है तो लेयर उखड़ जाएगा या व्हील का उस पर दाग आ जाएगा, समझे। तो आप समझिए कि इसका स्पीड कितना स्लो रहता होगा। बहुत स्लो स्पीड में इसको ऐसे धीरे 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 भेजते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ से निकलने के बाद यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 100% ड्राई हो जाए। दूसरा इसका क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर स्पीड करेंगे तेज़ी में तो ये तेज़ी में घुसेगा, जैसे तेज़ी में घुसेगा एयर का बबल्स लेके चला जाएगा। तो एयर का बबल्स अगर ले गया तो ये लेयर और ये लेयर डाल रहे हैं और इसके बीच में एयर आ जाएगा और एयर जैसे आएगा वो क्या करेगा, लेयर को हटा देगा, समझे। तो स्पीड अगर कम रहेगा तो जैसे अंदर घुसेगा उसके साथ एयर का बबल्स जाने की पॉसिबिलिटी, संभावना नहीं रहेगी, समझे, नहीं रहेगी। तो यहाँ एकदम स्लो स्पीड में इसको भेजा जाता है, ये भी फायदा हो गया। दूसरा स्लो स्पीड रहेगा तो निकल के यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो 100% ड्राई हो जाएगा, जिससे हमारा क्वालिटी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब ये आदमी यहाँ तो कागज़ भी नहीं है कि फंस जाएगा। यहाँ पॉसिबिलिटी क्या होती है कि अगर ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो सॉलिड बन जाएगा, तो चलने में, इसको रोटेट करने में दिक्कत हो जाएगा, समझे। तो इसमें टाइम टू टाइम उसको कोक डालना है और केवल मॉनिटर करना है, समझे। इस यहाँ वर्कर को कोई काम नहीं है, विशेष काम नहीं है। यानी 8 घंटा में समझिए कि 7 घंटा मॉनिटरिंग वर्क है और 1-1 घंटा उसको फंक्शन। जब एक ख़त्म हो जाता है तो एक नया बंडल ला के क्या करेगा, यहाँ इंस्टॉल कर देगा, थोड़ा सा टैग कर देता है ताकि ये बंडल जब यहाँ चला जाए तो वहाँ फिर से टैग काट देगा, नया बंडल फिर से बना देगा। तो ये बंडल को केवल जोड़ना, यहाँ ज्वाइंट करना है और मॉनिटरिंग करना है, ये इसको थोड़ा देखना है, ये इसमें टाइम टू टाइम हम कोक डालते रहें, समझे। तो कहता है कि अगर इस तरह का है, लीजर इसको कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमको लीजर ही मिल रहा है, केवल मॉनिटरिंग फंक्शन है, कुछ हमारा फंक्शन है और ज़्यादातर मॉनिटरिंग है और कम समय तक फिजिकल वर्क है, समझे। तो ऐसे वर्कर अगर खड़ा होकर मॉनिटर करेगा थक जाएगा। तो इस बेचारे को क्या कीजिए कि अगल बगल कहीं कार्यस्थल के नज़दीक एगो चेयर दे दीजिए, सोफ़ा सेट दे दीजिए, जो मन करे दे दीजिए, समझे, ताकि वहाँ बैठ के अपना काम को मॉनिटर करते रहें, समझे। यानी कि वैसे श्रमिक जिनको अपने ड्यूरिंग वर्किंग आवर उनको लीजर फुर्सत मिलता हो तो नियरर टू द प्लेस ऑफ वर्क द फैसिलिटी ऑफ सिटिंग शैल बी प्रोवाइडेड टू दोज वर्कर हु आर अवेलिंग लीजर ड्यूरिंग वर्क। मैंने ऐसा कहिए, द एम्प्लॉयर शैल प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सिटिंग टू दोज वर्कर हु आर अवेलिंग लीजर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्क। जो अपने कार्य के दौरान अवकाश महसूस करते हों, समझे, उनको कार्यस्थल के समीप या फुर्सत महसूस करते हों तो उनको कार्य स्थल के नज़दीक बैठने की सुविधा दी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रावधान यह है। फर्स्ट एड अप्लायंस, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण। फर्स्ट एड अप्लायंस, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण। अब देखिए,
एक होता है फर्स्ट एड बॉक्स, एक होता है कपबोर्ड। देखिए, दो तरह का प्लेस ऑफ वर्क होता है, दो तरह का प्लेस ऑफ वर्क। एक को कहते हैं डस्ट प्रोन, एक कहते हैं डस्ट फ्री। डस्ट प्रोन जैसे क्लासरूम का रूम होता है, किवाड़ बंद कर दीजिए, डोर बंद कर दीजिए, शट कर दीजिए, और 2 दिन के बाद जब जाइएगा तो बेंच पर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल रहता है। लेकिन जहाँ घड़ी का असेंबलिंग होता है, वॉच की असेंबलिंग होती है, वॉच की असेंबलिंग रूम में अगर उसको 1 माह तक बंद कर दीजिए तभी भी वहाँ डस्ट के पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर वहाँ डस्ट के पार्टिकल्स मिल जाएंगे तो घड़ी का जो जितने भी उसमें पार्ट्स रहते हैं बड़ा छोटा छोटा रहते हैं, उस पर थोड़ा सा भी डस्ट अगर लग जाए तो वो ख़राब हो जाएगा। तो घड़ी आप खरीदिए, 10 साल बांधिए, 10 साल के बाद अगर खोलते हैं तभी वो अंदर का दिखाई देगा, एकदम नीट एंड क्लीन आपको दिखाई देगा। इसलिए कि वो डस्ट फ्री जोन का उसकी असेंबलिंग होती है, समझे। मोबाइल है, डस्ट फ्री जोन में असेंबलिंग किया जाता है। कैलकुलेटर है, डस्ट फ्री जोन में असेंबल करते हैं। तो ये सब बहुत सारे आइटम है जो डस्ट फ्री जोन। तो डस्ट फ्री जोन है तो वहाँ हम कपबोर्ड रखते हैं जनरली, और जो डस्ट प्रोन जोन है वहाँ बक्सा रखते हैं। कप फर्स्ट एड बॉक्स में इस तरह से बक्सा रहेगा, समझे। इसमें जो प्राथमिक उपचार का फर्स्ट एड का जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं या मेडिसिन्स है वो इसमें रख देंगे। ये डस्ट प्रोन है, समझे, डस्ट प्रोन है, यानी कि जहाँ डस्ट आ सकता है यहाँ रहेगा, बक्सा में बंद है, कॉटन है, बैंडेज है, कोई ख़राब नहीं होगा। और जो डस्ट फ्री जोन है वहाँ एक इस तरह का ट्रे रख दे रहे हैं, और ट्रे में कॉटन बैंडेज सब रख देंगे। ये कहाँ रखते हैं, जहाँ डस्ट जो डस्ट फ्री होता है वहाँ ये रखते हैं, जो डस्ट फ्री है, ठीक है। अब देखिएगा, घर का ट्रे और कपबोर्ड, इसमें बेसिक डिफरेंस होता है कि एक कपबोर्ड उसी ट्रे को कहेंगे जिसका ये एंगल 90 डिग्री पर हो। अगर इसको 90 डिग्री से कम कर दीजिए, ये कपबोर्ड नहीं होगा। तो इसलिए कि अगर इसमें बोतल वगैरह रख देते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर है, बोतल रख दिए, जा रहे हैं, ऐसे हिलेगा, गिरेगा नहीं। इसका एंगल बढ़ा दीजिए तो जा रहे हैं, स्लिप करके गिर जाएगा, समझे। तो कपबोर्ड रहता है जहाँ डस्ट फ्री प्लेस ऑफ वर्क हो, बॉक्स रहता है जहाँ डस्ट वाला जोन हो, कितना हो, नीट एंड क्लीन रूम हो, बंद कर दीजिए, 2 दिन छोड़ दीजिए, डस्ट आ जाएगा, समझे। तो इस तरह से देखिए, कहता है कि एवरी 150 वर्कर पर वन, एक, यानी प्रत्येक 150 वर्कर पर एक कपबोर्ड दीजिए या एक फर्स्ट एड बॉक्स दीजिए, जो सिचुएशन के हिसाब से होगा, समझे। यानी द एम्प्लॉयर शैल प्रोवाइड फर्स्ट एड बॉक्स और कपबोर्ड ऑन एवरी 150 वर्कर, यानी 1 कपबोर्ड और 1 फर्स्ट एड बॉक्स शैल बी प्रोवाइडेड ऑन एवरी 150 वर्कर। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में 250 है तो 250 में कितना देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से वो मेंटेन करना। अब यहाँ प्रॉब्लम है इसको ऑपरेट करने का, हु शैल ऑपरेट इट। इसलिए कि अगर हमारा खरोच लग गया, थोड़ा सा इंजरी हो गया, ब्लीडिंग हो रहा है, उसमें कौन दवा लगेगा। अगर चोट लग गई उसमें कौन दवा लगेगा। अगर माथा में चक्कर आ रहा है तो कौन टैबलेट दिया जाएगा, नहीं समझे। तो इस तरह के सिचुएशन आते हैं। तो यहाँ कानून क्या कहता है और प्रैक्टिकल क्या होता है, दोनों जान लीजिए। कि अब कानून कहता है कि इसको ऑपरेट करने के लिए, टू ऑपरेट द फर्स्ट एड बॉक्स और कपबोर्ड,
एवरी शिफ्ट से प्रत्येक पाली से सम वर्कर्स को ट्रेंड किया जाएगा। यानी सम वर्कर शैल बी ट्रेंड फ्रॉम एवरी शिफ्ट टू ऑपरेट इट। यानी इसके संचालन के लिए हर शिफ्ट से कुछ श्रमिक को ऑपरेट किया जाएगा। अब वो कुछ श्रमिक को ऑपरेट नहीं करता है और टोटल श्रमिक को ट्रेंड कर देता है। कुछ का ऑपरेट करेगा, समझे? अरे कटता है तो सब आदमी जानता है कि डिटॉल सेवलॉन लगाया जाता है। चोट लगती है तो मुंह भैया लगाया जाता है, सब जानता है। तो वो क्या करता है कि सारा का सारा वर्कर को ट्रेंड कर देता है, समझे? इसका दो फायदा है कि मानिए जिसको ट्रेनिंग दिए वर्कर को शिफ्ट का, मानिए शिफ्ट में 50 वर्कर है, हम उसमें से 2, 4, 5 को ट्रेनिंग दे दिए, समझे? अब एब्सेंट हो तो ऑपरेट को करेगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, समझे? दूसरा कि मानिए कि हल्का ब्लीडिंग हो और ट्रेंड नहीं हो तो जो ट्रेंड है उसको भी डिस्टर्ब करके ले जाएगा। अगर सबको ट्रेंड कर दें और थोड़ा सा खरोच आया, ब्लीडिंग हो रहा है, तो ऐसे ही दाब के जाएगा, अपना ट्रीटमेंट खुद करके चला आएगा, समझे? तो इस तरह से दूसरा डिस्टर्ब में टोटल के टोटल वर्कर को ट्रेंड कर दिया जाता है, समझे? यही सिस्टम है। अगला कहता है, इसमें अगली बात कहता है कि इफ 500 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, यानी 500 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, then the employer shall provide the facility of ambulance room अगर 500 या अधिक वर्कर एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयर क्या देगा? फैसिलिटी एम्बुलेंस रूम का देगा। अभी तक एम्बुलेंस वैन हम लोग देखे हैं जो रोड पर चलती है, वो एम्बुलेंस का उसका अपना रूल है को कोई भी वैन एम्बुलेंस वैन कब कहलाएगा, तो उसके लिए है कि पेशेंट को सोने का बेड होना चाहिए, सलाइन चढ़ाने के लिए स्टैंड होना चाहिए, मेडिसिन रखने के लिए उसका ड्रॉवर होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए, अटेंडेंट को बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, मेडिकल और पारामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, सिलेंडर होना चाहिए, गैस का सिलेंडर, सब चीज़ उसका रूल है कि ये चीज़ होना चाहिए। अगर उस पैरामीटर पर देखा जाए तो पटना में मैक्सिमम एम्बुलेंस जो है रिजेक्ट हो जाएगा, समझे? मैक्सिमम एम्बुलेंस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? उससे कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि अब उस एम्बुलेंस का चक्का निकाल दीजिए और कहीं इंस्टॉल कर दीजिए तो रूम बन जाएगा, और जैसे वो रूम हो जाएगा तो अपने आप में हॉस्पिटल हो जाएगा। तो एम्बुलेंस रूम मतलब मिनी हॉस्पिटल, जहाँ बेड भी हो, जहाँ सलाइन भी हो, जहाँ ऑक्सीजन भी हो, जहाँ मेडिसिन भी हो, और जहाँ मेडिकल और पारामेडिकल स्टाफ भी हो, यानी ये मिनी हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल नहीं कह के उसका टर्म दे दिया है एम्बुलेंस रूम, समझे? तो यहाँ एम्बुलेंस रूम जैसे होगा, यहाँ मेडिकल और पारामेडिकल स्टाफ होगा। इसकी नियुक्ति की जाएगी। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर बढ़ेगा वैसे वैसे एम्बुलेंस रूम का साइज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, समझे? 500 है तो एगो डॉक्टर रखेगा, जैसे 10,000 15,000 वर्कर हो जाएगा 3-4 गो डॉक्टर रखना पड़ेगा, साइज भी एम्बुलेंस रूम का बढ़ा देना पड़ेगा, समझे? तो इस तरह से ये फैसिलिटी देना है, समझे? तो दो इसमें आ गया कि 150 एवरी 150 वर्कर पर एक फर्स्ट एड बॉक्स या कपबोर्ड रखिए प्लेस ऑफ वर्क पर। उसको ऑपरेट करने के लिए वर्कर को हर शिफ्ट से वर्कर को ट्रेंड कर दीजिए, ठीक है? उसमें जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं या मेडिसिन है उसमें रखिए, ठीक है? और जैसे 500 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड हो जाते हैं फैक्ट्री में,
वहाँ एम्बुलेंस रूम देना है और मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ के अपॉइंटमेंट करना है, समझे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो। अगला देखिए, शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम। ठहराव, विश्राम गृह, भोजन गृह। शेल्टर में ठहराव, विश्राम गृह या भोजन गृह। कहता है कि 150 और मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड है, 150 या अधिक श्रमिक नियोजित हैं, तो एम्प्लॉयर क्या प्रोवाइड करेगा, इसकी फैसिलिटी देगा। कुछ नहीं होता है, एक हॉल बना दीजिए, तीनों काम कर देगा। ठहरना है, हॉल बना दिया, ठहर जाइए। रेस्ट लेना है, जाइए अपना तौली बिछा के सो जाइए। खाना घर से लाए हैं, बैठ के खा लीजिए, नहीं समझे। तो वो सेट बना देता है और कुछ नहीं करता, समझे। तो द एम्प्लॉयर शैल प्रोवाइड शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम इफ 150 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है। अब अगला इसका प्रावधान पढ़िएगा, 6 नंबर, वो प्रावधान है कैंटीन का। कैंटीन का प्रावधान है। अब कहता है कानून कि इफ 250 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, यदि 250 या अधिक वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, देन द एम्प्लॉयर शैल प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कैंटीन या कैंटीन फैसिलिटी। यदि 250 या अधिक श्रमिक है तो नियोजक कैंटीन की सुविधा देगा। अब कैंटीन की सुविधा में आप जानते हैं कि उसमें फर्नीचर होता है, क्रॉकरीज या यूटेंसिल्स होता है, बर्तन होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, फर्नीचर बैठने के लिए, और वहाँ जो फूडिंग आइटम्स हैं, फूडिंग मटेरियल्स है, वही सप्लाई होता है, भोज्य पदार्थ सप्लाई होता है। और जनरली कैंटीन सब्सिडाइज रेट पर चलाया जाता है, नहीं तो अगला मैटर हो जाता है कि आखिर वो सब्सिडी आता कहाँ है। एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, कहाँ से करता है, तो फाइन वगैरह का पैसा कुछ देता है, कुछ अपने फंड से देता है, ठीक है। उसका एक रेट फिक्स हो रहता है, ये सब हो, उससे मतलब नहीं है। अगर मानिए कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है, कैंटीन की फैसिलिटी, कैंटीन में क्या क्या देख लिए कि फर्नीचर, यूटेंसिल्स, बर्तन, फूडिंग मटेरियल, ये सब है इत्यादि, ये प्रोवाइड करेगा। अब मानिए लेट इट कि एम्प्लॉयर कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड किया, और कोई वर्कर चाह रहा है कि हम जाके कैंटीन में 10 मिनट आराम करें, आधा घंटा आराम करें, इसलिए कि आधा घंटा का तो रेस्ट इंटरवल है, तो बहुत से बहुत तो 10-20 मिनट आराम कर सकते हैं। तो वर्कर चाह रहा है कि हम कैंटीन में जाकर थोड़ा देर आराम कर लें 10 मिनट, तो कैंटीन के चेयर पर बैठ के आराम कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। अगर वो चाहे कि घर से खाना लाए हैं और कैंटीन में जाकर बैठ के खा लें तो कर सकता है, कैंटीन में जाकर बैठ अपना खाना खा सकता है। ऐसा कंपल्सन नहीं है कैंटीन में जाइए तो वहीं से खरीद के खाइए, नहीं, अपना खाना ले जा रहे हैं वहाँ बैठ के खा लें। तो ये कानून यहाँ कहता है इसी में शेल्टर रेस्ट रूम कि अगर एम्प्लॉयर कैंटीन की फैसिलिटी दिया है, अगर कैंटीन की फैसिलिटी दिया है, देन सच फैसिलिटी शैल नॉट बी कंपल्सरी, यानी ये फैसिलिटी जो है वो नहीं भी दे सकता है, may not provide the यानी if employer has provided the facility of canteen, then he may not provide the facility of shelter, restroom और lunch। तो ये उसी का प्रोविज़न है, लेकिन ये जब तक नहीं समझते तब तक वो नहीं समझ पाता, समझे। तो यहाँ एक उसके साथ तय किया है कि अगर कैंटीन की फैसिलिटी हो तो शेल्टर, रेस्ट रूम, लंच रूम अलग से देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज द कैंटीन शैल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच, समझे। इट शैल नॉट बी कंपल्सरी।